तो वो सब हो गया। अब मराठास वॉर को देखो। अब मराठास वॉर एक खेलता कन्फ्यूज हसीना क्या हो रहा है जरे। तो पहले उनका पूरा स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। नाते दान सब मराठा का किसी का पढ़ा अभी तक? मराठास का पढ़ा है? अभी तक मराठास का हमने पढ़ा था? मराठास किस वॉर में पढ़ा था? अभी तक हमने मराठास पढ़ा है कहीं जगह पे। तो एक वॉर उनका पढ़ा था जहाँ पे मराठास को डिफीट होता है, जहाँ पे मराठास को डिफीट होता है। कौन सा वॉर है? उस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसमें क्या हो गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, अब्दाली ने इन्वेट किया था दिल्ली को और वहाँ पे मराठास आए थे प्रोटेक्शन को, मराठास को डिफीट किया था। उस वक्त मराठा का जो चलो हेड को क्या बोलते थे? पेशवा। पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। अब यहाँ पे देखो उसका पूरा वो बताता हूँ। पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, जो नहीं बाजीराव का तो दो, बाजीराव 1 और बाजीराव 2 यूचिन। तो पहला बालाजी विश्वनाथ, ये फर्स्ट पेशवा होता है अराउंड 1730 से लेकर 1720 के बीच में। पॉइंट क्लियर हो गया? अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताओ कि 1713 और 20 के बीच में मुगल रूलर कौन था जिसको उसके नोबल ने ही मार दिया था? नोबल ने ही, एक ही रूलर था मुगल का जिसको उसके नोबल ने ही मार दिया था। पहले उस नोबल ने उसकी मदद से वो रूलर बना, लास्ट में उसी ने उनको मार दिया था। यहाँ पे देखो फारूक सियार, वेरी गुड। फारूक सियार 1713 में रूलर बनता है, 1719 उसमें डेथ हो जाती है और उसको रूल में लाता है कौन? सैयद ब्रदर्स, जिनको हमने किंग मेकर्स कहा था, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। उसके बाद आगे जाके इसी बालाजी विश्वनाथ के साथ मिल के सैयद ब्रदर्स जो है फारूक सियार को मार देते हैं। उसका फिर लड़का होता है बाजीराव 1। बाजीराव 1 किसका लड़का होता है? इसका, विश्वनाथ का। ये रूलर होता है, पेशवा होता है 1720 से 1740 के बीच में। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद इसका लड़का होता है बालाजी बाजीराव। ये होता है 1740 से लेकर 1761 में। और इसी के टाइम पीरियड में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है और उस वक्त मराठास को अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास होते हैं। और उस वक्त मराठास का पेशवा कौन होता है? बालाजी बाजीराव। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसकी डेथ हो जाती है इसी बैटल के बाद। किसकी? बालाजी की। हाँ, कुछ शौक होकर उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होते ही जो नेक्स्ट पेशवा मराठा का बनता है वो बनता है माधव राव भी होगा, माधव राव। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हमारा जो एंग्लो मराठा वॉर का जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब ये जो बालाजी बाजीराव है, इसका और एक लड़का होता है नारायण राव। क्या होता है? नारायण राव। तो ये बड़ा लड़का हो गया, ये छोटा लड़का है। तो पहले ये पेशवा बनता है, ये बनता है 1761 से 1772 के बीच में ये पेशवा होता है। 72 में महादेव की डेथ हो जाती है। अब इसके डेथ होते ही नेक्स्ट जो रूलर कौन बनेगा? अब उसका लड़का होता नहीं है, कोई बच्चा नहीं होता है, तो उसका भाई बनना चाहिए। तो इसका भाई नारायण राव नेक्स्ट पेशवा बन जाता है। अब यहाँ पे स्टोरी में एक आता है, हमारा विलन होता है रघुनाथ राव। इनका एक कजिन होता है, कौन? यहाँ पे एक कजिन रघुनाथ राव, इनका एक कजिन होगा। अब यहाँ पे रूलर कौन है? बालाजी बाजीराव के जाने के बाद महादेव राव आ गया, नया पेशवा। महादेव के मरने के बाद उसका भाई जो है नया पेशवा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे भी पहले इनका कॉन्टेक्स्ट सुनो अच्छे से। फिर ये कौन है? माधव राव। इसकी एक वाइफ होती है गंगाबाई। क्या होती है? इसके डेथ होने के कुछ टाइम के बाद इसको एक बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। फिर वो उसका नाम होता है सवाई महादेव राव, या इसको महादेव राव 2 भी बोलते हैं। इस बच्चे को किसको पैदा हुआ? महादेव को। उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को एक लड़का होगा। तो अब जो एक्चुअल रूलर तो कौन होगा? ये होगा ना, क्योंकि एक रूलर मरा तो उसका भाई ही बैठा, लेकिन उसके बाद इसका लड़का आ गया तो उसका लड़का रूलर होगा। इसी तरह आता है। तो अब यहाँ पे स्टोरी होती है कुछ इस तरह से।
और यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ, इस रघुनाथ राव ये इनका कजिन है, महादेव और इन नारायण राव का कजिन है। इसका फिर एक लड़का आएगा बाजी राव, अरे ओ राव टू, बाजीराव टू इस तरह से लिखो। तो यहाँ पे हमने बाजीराव वन को देखा ऊपर, यहाँ पे बाजीराव वन और यहाँ पे बाजीराव टू है। अब स्टोरी कैसे होगी देखो, अब यहाँ पे नारायण राव, महादेव राव के डेथ होने के बाद नया पेशवा कौन बनता है? नारायण राव, उसका भाई नया पेशवा बनेगा। लेकिन ये जो रघुनाथ राव है ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको नारायण राव को मार देता है। किसको मार देगा? नारायण राव को। और इस तरह से खुद जो है नया पेशवा बन जाता है, जबकि ये पेशवाशिप के लिए इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। अब उसी दौरान गंगाबाई जो महादेव राव की वाइफ है, उसको एक नया लड़का पैदा होगा, उसका नाम होता है सवाई माधव। अब हमने पढ़ा था जब रूलर जो एक्चुअल रूलर छोटा होगा तो उसके बिहाफ पे कोई और रूल करेगा। अब उस वक़्त यहाँ पे मराठा के बहुत सारे चीफ होते हैं, मराठे के बहुत सारे चीफ होते हैं। एक तो पेशवा हुआ, फिर अलग अलग बहुत सारे चीफ होते हैं। अब उन चीफ्स का ये मानना होता है कि ये रघुनाथ राव तुम असली रूलर नहीं हो, तुम ज़बरदस्ती बैठे हो, तुम्हारा हक नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे एक मतलब 12 मराठा चीफ एक ग्रुप बनाते हैं, उनको ग्रुप को हम बोलते हैं 12 भाई। और इस ग्रुप को जो लीड करता है या इस ग्रुप का जो हेड होता है वो होता है नाना फडणवीस। कौन होता है? नाना फडणवीस। अब यहाँ पे ये जो मराठा एक ग्रुप बन गया जिसका हेड है नाना फडणवीस, ये बोलते हैं कि भाई एक्चुअल रूलर कौन है, एक्चुअल पेशवा तो ये नया बच्चा है सवाई महादेव जो भी, लेकिन जो रघुनाथ राव है तुम गलत बैठे हो। तो ये लोग रघुनाथ राव के खिलाफ निकल आएंगे और पावर किसके पास देना चाहेंगे? इसके खिलाफ। और ये 12 चीफ जो है वो फिलहाल के लिए लीडर किसको रखेंगे? अपना नाना फडणवीस को रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? और ये सब अभी कहाँ पे हो रहा है? मराठास का इम्पेयर कहाँ पर आता है? इधर मराठास का इम्पेयर है, यहाँ पे मुंबई साइड में, यहाँ पे है मराठास। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो रघुनाथ राव है ये ज़बरदस्ती बैठा हुआ है रूल पे, पेशवा में, पेशवा का जो चेयर है या सीट है उधर वो ज़बरदस्ती बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ये नाना फडणवीस और जो बाकी चीफ्स हैं वो उसके अगेंस्ट निकल आएंगे, उसके अगेंस्ट खड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो अब ये जो रघुनाथ राव है ये अब डर जाता है, किन से? इन लोगों से। डरने के बाद कल मैंने बोला था जब भी कोई रूलर डरता है तो किसकी मदद ले लेता है? ब्रिटिशर्स की। तो ये जो रघुनाथ राव है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है बैटल ऑफ मराठा बैटल। अब यहाँ पे अंग्रेज इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे एंग्लो मराठा बैटल्स। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्या होगा हमारा? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये स्टार्ट होता है 1775 से लेके 1782 तक। एंग्लो मतलब अंग्रेज, जैसे कि एंडोसिनो वॉर जिसमें इंडिया चाइना वॉर एंडोसिनो वॉर, सिनो मतलब चाइनीज, इसलिए एंग्लो घर अंश लेते उसका मतलब होता है अंग्रेज। जैसे कि इंडो फ्रेंच जनता का तो फ्रेंच इन्वॉल्व होगा, एंग्लो जनता का तो अंग्रेज, जैसे कि एंग्लो मैसूर देश मीन्स मैसूर किंगडम और अंग्रेजों के बीच में। इस जगह मराठा और एंग्लो मराठा मतलब क्या हुआ? मराठा ना अंग्रेजों। क्लियर सो द पॉइंट को। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, क्योंकि अब मराठा यहाँ पे एंट्री करेगा। अब क्या होगा देखो, यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हम यहाँ पे रघुनाथ राव एक साइड से ज़बरदस्ती पेशवा में बैठा हुआ है और एक्चुअल हक बनते इस बच्चे का सवाई महादेव या महादेव टू जो है, और उनको जो है मदद कौन करे? नाना फडणवीस जो ग्रुप का लीडर है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा, ये जो रघुनाथ राव है डर जाता है इन लोगों से और ये क्या करता है? अंग्रेज़ों की मदद लेने के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से स्टार्टिंग में कि हम देखेंगे यहाँ पे 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत होगा, ट्रीटी ऑफ सूरत। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या होगा, जो रघुनाथ राव है वो किसकी मदद ले रहा है? ब्रिटिशर्स की। तो इस ट्रीटी के थ्रू जो रघुनाथ राव है वर्सेस इंग्लिश, या इसको मैं ब्रिटिश करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या लिखूँगा? BOM मीन्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्योंकि यहाँ पे कौन है नज़दीक में? बॉम्बे। हमने कल पढ़ा था
जो ब्रिटिशर्स थे या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके एक यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और सबसे मेन जो हेड बंगाल प्रेसिडेंसी, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, बम्बई होगा, यहाँ पे गवर्नर ऑफ मद्रास होगा। और ये जो बम्बई का और मद्रास का गवर्नर है वो एक्चुअल में किसके अंडर होते हैं? बंगाल में गवर्नर जनरल होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड पे जो बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? 75 और 82 के बीच में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। यहाँ तक वॉरेन हेस्टिंग्स। अब मुझे ये बता सकते हो ना कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? जरा वॉरेन हेस्टिंग था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारा स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगा। 75 में रघुनाथ राव जो है वो डर गया। डरने के बाद वो ब्रिटिशर्स की मदद लेने पहुंच गया अंग्रेज़ों के पास बॉम्बे में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ उसने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ सूरत। मतलब इस तरह का कह सकते हो कि भाई मैं पेशवा हूँ, ये नाना फडणवीस और ये लोग मेरे को हटाने का सोच रहे हैं, अगर ये लोग मेरे पे कुछ अटैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप मेरी मदद करो। तोशिबा से ट्रीटी किया। अब यहाँ पे आती है कहानी में ट्विस्ट। अभी मैंने कहा था बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे सुप्रीम है, ये उनके अंडर आते हैं, और हम यहाँ पे अभी कहाँ पे हैं? 1775 में। और कल हमने पढ़ा था, ये अभी हम यहाँ पे है 1775 में। कल मैंने पढ़ा था 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसने क्या किया था? गवर्नर ऑफ जो बंगाल है उसको क्या बनाया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके अंडर लिया था गवर्नर ऑफ बम्बई को और गवर्नर ऑफ मद्रास को, इसके अंडर भेजा था। और उसके हिसाब से मद्रास का जो गवर्नर है या प्रेसिडेंसी है या बम्बई का प्रेसिडेंसी है, वो बंगाल प्रेसिडेंसी की परमिशन के बगैर कोई वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते या किसी के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 75 में रघुनाथ राव ने किसके साथ ट्रीटी किया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ। तो जब ये खबर बंगाल में पहुँचेगी तो वो लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे भाई तुमने हमारी परमिशन के बगैर कैसे ट्रीटी साइन किया। तो अब यहाँ पे इस ट्रीटी को जो है कैंसिल कर देगा कौन? बंगाल प्रेसिडेंसी। क्लियर हो गई कि नहीं? अब बंगाल प्रेसिडेंसी उस ट्रीटी को कैंसिल करेगी, फिर जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो नाना फडणवीस के साथ एक ट्रीटी करेगा। तो 1775 या कहीं पे भी 76 भी लिखा होगा, पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये किस किस के बीच में होगी? ये होगी नाना फडणवीस एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ होगी, किसके साथ? नाना फडणवीस के साथ। और इस ट्रीटी के चलते जो गवर्नर ऑफ बंगाल वो ये कहता है भाई आप ही जो है एक्चुअल पेशवा आपके पास होगा, रघुनाथ राव पेशवा नहीं है, वो ज़बरदस्ती बैठा हुआ है, तो आप जो है असली पेशवा होंगे। इस तरह से रघुनाथ राव को वो हटा देंगे और किसको बिठाएंगे? नाना फडणवीस उस बच्चे के बिहाफ पे बैठेगा। नाना फडणवीस जितना का तो किसके बिहाफ पे बैठेगा? ये सवराई महादेव के बिहाफ पे, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटा है। तो एक्चुअल पेशवा ये है जिसपाया। पहले ट्रीटी ऑफ सूरत में इसने ट्रीटी ऑफ सूरत किया, लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके साथ हुआ? नाना फडणवीस के साथ। क्लियर है? इसने किसके साथ? बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ किया। अब एक स्टोरी यहाँ पे और एक स्टोरी आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ पे क्या हो गया? इस तरह से प्रेसिडेंसी कुछ हो गया। फिर यहाँ पे ये अगर मैप है तो यहाँ पे जो है मराठास हैं, है कि नहीं है? मराठास इधर कहीं रहते हैं, इनका पूरा यहाँ पे, और यहीं पे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी, है कि नहीं? अब ट्रीटी हो गई, नाना फडणवीस को पेशवा बना लिया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अराउंड 1979 में 1779 कुछ टाइम पे नाना फडणवीस जो है यहाँ पे एक पोर्ट दे देता है, किसको? फ्रेंच को। यहाँ पे अभी फ्रेंच थे ना, वो भागे तो नहीं थे, उनको एक पोर्ट दे देता है को नाना फडणवीस। ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैठे हैं ये लोग नाना फडणवीस पे अटैक करेंगे। तुमने इनको क्यों दिया, जरे उनको वहाँ पे अटैक करेंगे फ्रेंच को। इस तरह से इनका एक लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई होने के बाद ये लोग फिर से एक ट्रीटी साइन करेंगे, नाना फडणवीस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसको हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ वाडागांव। ट्रीटी ऑफ वाडागांव ये किस के बीच में हो गई? नाना फडणवीस वर्सेस
बॉम्बई प्रेसिडेंसी, हाँ ब्रिटिश तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन नाना फडणवीस वर्सेस ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ पे उनकी एक लड़ाई, छोटी मोटी एक लड़ाई हो जाती है, क्योंकि फडणवीस ने फ्रेंच को एक पोर्ट दिया होता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनकी एक लड़ाई होती है, तो फिर इस तरह से वो लोग एक ट्रीटी साइन करेंगे, इस तरह से ट्रीटी ऑफ वाडागांव दर्चिन। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने अभी बोला कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंगाल के पूछे बगैर ट्रीटी या वॉर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर से जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो इस ट्रीटी को रिजेक्ट करेगा, और फिर से बंगाल का जो गवर्नर है वो नाना फडणवीस के साथ अलग से ट्रीटी करेगा, और इस तरह से 1782 में फिर से एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ सलवाई, SALBAI, सलवाई, और ये ट्रीटी जो है एंड करेगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और ये ट्रीटी किस किस के बीच में होगी? नाना फडणवीस एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के टाइम पे, तो ये ट्रीटी इन दोनों के बीच में होती है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग ही हुआ ना, तो हम वहाँ पे बस नाम नहीं ले रहे, क्योंकि 70 अब यहाँ पे इस तरह से ट्रीटी ऑफ सेल्वाई जो है किसको कंप्लीट करेगी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को। तो ये स्टोरी पूरी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें 75 और 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और उस बीच में 4 ट्रीटीज हो गई, 1 2 3 4। 75 में ट्रीटी ऑफ सूरत होती है जो रघुनाथ राव के साथ होती है। 76 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगा नाना फडणवीस वर्सेस बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ, ये होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ। इसी तरह 79 में ट्रीटी ऑफ वाडागांव दरियोचिन नाना फडणवीस वर्सेस किसके पास? बॉम्बई, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। फिर 82 में यहाँ पे नाना फडणवीस वर्सेस बंगाल, कौन से ट्रीटी करेंगे? ट्रीटी ऑफ सलवाई। तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्लोज हो जाएगी, और नेक्स्ट 20 साल के लिए उनमें क्या होगा? पीस होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक चंग कंसेप्ट क्लियर हो दे, ट्रीटी और फैक्ट तो याद रखोगे, बाकी स्टोरी समझो सा कि इनसे क्या हो रहा है जरा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कहानी में थोड़ा आगे। अब हम आएंगे थोड़ा आगे। अब 82 में 1782 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सलवाई और एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो एंग्लो मराठा वॉर। अब मुझे बताओ, कल इसी ईयर को हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कल एंग्लो मैसूर वॉर में क्या पढ़ा था? उसमें टीपू सुल्तान हैदर अली की डेथ होती है, हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान, हाँ। तो यहाँ पे इस तरह पूरा कंटेक्स्ट पूछ आया कि इंडिया में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ इस वक्त क्या हुआ था? टीपू सुल्तान न्यू रूलर बना था, वो पॉइंट इधर ही मैं लिख दिया। अब फिर 20 साल के लिए शांति बनी रहेगी। अब यहाँ हमारी स्टोरी फिर से स्टार्ट होगी। 1795 में जो बच्चा है छोटा स्वाई महादेव, वो सुसाइड कर देगा, ठीक है। सवाई महादेव क्या करेगा? सुसाइड कर देगा। अब तख्त पे पेशवाशिप में कौन बैठा हुआ है? नाना फडणवीस, है कि नहीं है? तो 1799 में या 1800 में देख लेना इसको, या फिर 1800 में भी हो सकता है। इधर क्या होगा? जो नाना फडणवीस है उसकी डेथ हो जाएगी, नाना फडणवीस की डेथ हो जाएगी। क्लियर है स्टोरी यहाँ तक? अब यहाँ तक रघुनाथ राव ये सब खत्म हो चुके होते हैं। यहाँ पे हम फिर से आएंगे। तो ये जो सवाई महादेव था उसने सुसाइड किया, और पेशवाशिप उसके बिहार पे कौन कर रहा था? नाना फडणवीस। उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होते ही ये जो रघुनाथ राव, अब ये तो चला गया, ख़त्म हो गया है। अब उसका लड़का जो है यहाँ पे क्या करेगा? मौके का फ़ायदा, हाँ, ये तो तब तक मर जाता है, ये तब तक ओवर एज हो गया होगा या बुढ़ा हो गया होगा। अब जो स्टोरी में एंट्री कौन करेगा? उसका बेटा बाजीराव सेकंड किसका लड़का है? रघुनाथ राव का। अब ये एंट्री करेगा। अब ये मर गया, है कि नहीं? ये भी मर गया। ये मरने के बाद पेशवाशिप में कौन आ गया? बाजीराव 2 आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि उस वक्त जो मराठास थे वो बहुत सारे ग्रुप्स में थे। उस वक्त मराठा फेडरेसी या कॉन्फेडरेसी दर्चिन। कॉन्फेडरेसी मतलब जो मराठा एम्पायर था उसमें 1 2 3 4 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें जो मेन ग्रुप होते हैं, मेन जो मेन ग्रुप है, हाँ,
हेड मेन इन पेशवा जो पुणे में से रूल करेगा, और भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं मराठास के। अब यहाँ पे पेशवा में कौन आ गया? बाजीराव सेकंड आ गया। अब बाजीराव सेकंड को अब जो बाकी जो छोटे और जो मतलब अलग मराठा का जो दे ग्रुप जो है वो लोग अपोज करते हैं। अपोज करने पे ये क्या करते हैं, उनमें से एक को मार देगा, उस ग्रुप का एक किसी को मार देता है। मार देने पे वो जो ग्रुप में जो 3-4 मराठास हैं, अब मैं उनका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तो कॉम्प्लेक्स है चीज़, तो ये जो बाकी मराठास के जो दो ग्रुप है वो लोग एक साथ मिल जाएंगे, मिल के किस पे अटैक करेंगे, क्योंकि उसने उनका किसी भाई को मार दिया होता है। तो अब ये जो बाजीराव है वो डर गया। इसके फादर ने, रघुनाथ राव ने किसके पास मदद के लिए गया? ब्रिटिशर्स के पास। कौन सी ट्रीटी करी थी? सूरत करी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ करी थी। इसी तरह जब ये जो बाकी मराठा चीफ्स बाजीराव को अटैक करने लगेंगे तो ये भी डर के वहीं करेगा जो इसके फादर ने किया था। ये भी जाएगा ब्रिटिशर्स के पास और एक ट्रीटी साइन करेगा और सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करेगा। क्लियर सुना? कल हमने बोला था कि सब्सिडियरी अलायंस किसने एक्सेप्ट किया था, किसने लाया था? बेंगोली का गवर्नर पुस्किन स्पिन एक्सेप्ट बस्पिन उदुना, लेकिन पॉलिसी का ब्रिटिश गवर्नर पुस्किन स्पिन वेलेस्ले लॉर्ड। अब स्टोरी क्लियर सुना? ये सुसाइड करता है 95 में। नाना फडणवीस की डेथ होती है 1800 में। उसके बाद पावर को ले लेता है बाजीराव 2। अब ये उसी दौरान जब पावर पेशवा बनता है तो इधर मराठा चीफ्स जो बाकी हैं उनमें से किसी एक के भाई को मार देता है। तो वो जो मराठा चीफ्स है वो ग्रुप बना के किसको अटैक करेंगे? बाजीराव 2 को। और ये मदद लेने पहुंचेगा किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। यहाँ से फिर हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो टाइमलाइन क्लियर झारगुशिन की कौन सी चीज़ें कब हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, 75 पे इसकी डेथ हो गई, 89 इसमें नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। फिर 1800 में कौन आएगा? पेशवा में बाजीराव 2 आएगा। और फिर वो बाकी जो मराठा चीफ्स थे उनके किसी भाई को मार देता है। तो उसके चलते बाकी जो मराठा चीफ्स है वो अब सब मिल के क्या करेंगे इस पे, क्योंकि बाकी मराठा चीफ्स इसको नहीं मानते थे कि पेशवा है। ये गलत बैठा है कि नहीं, सही तरीके से नहीं बैठा है। तो बाकी मराठा चीफ्स इसको बहुत, जिस तरह इसके फादर को नफरत करते थे इसको भी करेंगे। तो ये किसके पास आएगा? इंग्लिश के पास। तो यहाँ पे 1802 में, कब? 1802 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सोतमिन, वेरी गुड, वॉरेन हेस्टिंग मेन में। कल हमने पढ़ा था, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये कल तो सीधे 73 से 84 के बीच में था वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद 83 से 93 के बीच में था कॉर्नवेलिस जखनपो। फिर 93 से 98 के बीच में होता है जॉन SHORES जॉन शोर्स। फिर 1798 है ना, फिर यहाँ से 1805 इस बीच में होता है लॉर्ड वेलिस्ले, WELSLEAY वेलिस्ले। और यहीं वेलिस्ले जो है 1798 को जब नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है तो ये कौन सी पॉलिसी लाता है? सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लाएगा। तो इसी तरह 1802 में बाजीराव 2 मदद के पास पहुंचेगा लॉर्ड वेलिस्ले के पास, बोलेगा भाई ये जो मराठा चीफ से मेरे पे अटैक कर रहे हैं मेरी मदद करो। तो यहाँ से वेलिस्ले बोलेगा मदद करूँगा, तुम मेरे अंडर आ जा, सब्सिडरी अलायंस के अंडर आएगा तो मैं तेरी मदद करूँगा। तो इस तरह से ये जो बाजीराव 2 है वो 1802 में ट्रीटी ऑफ बस्सीन BASSIEN, इस ट्रीटी के अंदर जो है सब्सिडरी अलायंस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था? ब्रिटिश जो है बाजीराव 2 की टेरिटरी में अपनी आर्मी रखेगी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और बाजीराव उनको यहाँ बदले में पैसे देगा, इस तरह का था। तो हमने कल पढ़ा 98 में लॉर्ड वेलिस्ले ने क्या लाया? सब्सिडरी अलायंस लाया। सबसे पहले किसने लिया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ज्वाइन किया था, 1798 ही में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैसूर, 4th मैसूर वॉर हुआ था कि नहीं? 4th मैसूर वॉर में वेलिस्ले टीपू सुल्तान को मार देता है। फिर वोडियार डायनेस्टी के किसी पपेट रूलर को रखेगा, उससे सब्सिडरी अलायंस साइन करवाएगा। तो फिर निज़ाम मैसूर जो है, मैसूर 1799 में सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे बाजीराव 2 तीसरा होता है जो 1802 में सब्सिडरी अलायंस के अंदर कौन आएगा? मराठा या पेशवा आएंगे। और कौन लाता है? बाजीराव 2 लाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसी तरह यहाँ पे अगर मैं देखूँ लॉर्ड वेलिस्ले के टाइम पे, कौन कौन से वॉर होते हैं?
एक होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, और दूसरा होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। दी क्लियर है? तो यहाँ पे स्क्रीन में देखो, दोनों यहाँ पे देखो। वेलिस्ले के टाइम पे क्या हो गया, एक तो फोर्थ मैसूर वॉर जिसके चलते उसने मैसूर को लाया सब्सिडरी अलायंस में, टीपू सुल्तान को मार देता है। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी किसके टाइम पे हुआ, वेलिस्ले के टाइम पे। अब यहाँ पे स्टोरी हमारी शुरू होगी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होती है 1802 से लेके 1805 के बीच में। अब हो क्या रहा है देखो, अब मराठास का जो बाजीराव टू था वो डर के भागा किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स के पास भाग के उसने सब्सिडरी अलायंस ले लिया। इसके चलते क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो अब मराठा एम्पायर में अपनी फोर्स बिठाएगी। अब ये चीज़ बाकी जो मराठा चीफ्स होते हैं उनको ये चीज़ बहुत ही अच्छी नहीं लगती है। अब कैसे इसने ये किया जरे, तो फिर अब मराठा चीफ एक साइड पे, यहाँ से बाजीराव और अंग्रेज मिलके उनकी लड़ाई होती रहती है। तो इस तरह से ये जो टाइम पीरियड है 802 से लेके 805, इसके बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती रहती है। तो उसका मेन रीज़न क्या था, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, हाँ, तो जो बाजीराव टू था उसने मराठा को सब्सिडरी अलायंस में डाल दिया, जिसके चलते ब्रिटिशर्स अब अपनी फोर्स को, जबकि ये चीज़ बाकी जो मराठा चीफ्स थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो इससे वो लोग इनके साथ लड़ने बैठते हैं। अब इस टाइम पे क्या हो गया कि एक साइड में अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे एक साइड से बाकी मराठा चीफ्स हैं, दूसरी साइड से कौन है, बाजीराव टू प्लस इंग्लिश, है कि नहीं है। तो इस तरह से 1802 से लेके 1805 के बीच में कौन सी वॉर होगी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आखिर में जाके एंड हो जाती है ट्रीटी ऑफ राजगात। ट्रीटी ऑफ राजगात, ट्रीटी ऑफ राजगात से जो है एंड होगी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और जो मराठा चीफ्स थे दूसरी साइड, उनमें से एक चीफ, उनको बोलते हैं होलकर्स चिजरचिन। तो ये जो ट्रीटी होती है ये होती है किसके बीच में, होलकर्स वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और होलकर के बीच में फाइनली ये ट्रीटी हो जाती है। और इस तरह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्या हुआ, कम टू एंड। स्टोरी क्लियर सुन दे, कैसी चीज़ें हो रही थी, चंग डाउट होता है यहाँ तक। तो ये जो मराठा चीफ्स थे ना, यहाँ पे मैंने कहा मराठा बहुत सारे ग्रुप था, उनका अलग अलग चीफ थे, वो मिल के, बाजीराव टू तो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, तो इनके बीच में यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगी। लास्ट में इन चीफ्स में से एक चीफ, उनको बोलते हैं होलकर्स बोलते हैं। मैंने उनके नाम नहीं बताए ना आप लोगों को, लेकिन उनमें से एक का होता है होलकर्स चीफ। तो ये और इंग्लिश में ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ राजगात, जो एंड करती है क्या, ये फिर से जीतना हारना निछात पाया, मतलब एंड में कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर एक ट्रीटी करके भाई तुम ये करो हम ये करेंगे, जरे एक ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें क्लोज हो गई। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर क्लोज हुआ। तो यहाँ पे अगर मुझे आप बताओगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1775 से 1782 में, कि 2 में ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई थी। और इस वक्त जो ये था वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है यहाँ तक। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे कौन था बंगाल में, लॉर्ड वेलेस्ले था। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये होगी हमारी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर एंड। अब हमारी स्टोरी होगी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ। अब हम पूछेंगे आगे जाकर टाइमलाइन को अगर लेंगे तो 1817, अब हम कहाँ पूछे, 1817 से लेके 1819 के बीच में होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब क्या होगा, जो बाजीराव टू था उसने 1802 में क्या करी थी, सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करी थी ट्रीटी ऑफ बस्सीन के थ्रू। अब आगे जाके ये चीज़ जो है रघुनाथ राव को चुभती है, मतलब वो पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, तो शिक जनाया। फिर आगे जाके वो जो है पछताता है अपनी उस, रघुनाथ राव नहीं, बाजीराव टू, नज रघुनाथ राव जैसा। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, रघुनाथ राव तो अब स्टोरी में नहीं है। 1800 में जब नाना फडणवीस की डेथ होगी तो बाजीराव टू नया पेशवा बनता है। ठीक है, तो आप फिर से अच्छे से सुनो एक कहानी को, मैं यहाँ रिपीट देते।
महादेव राव था पेशवा, था कि नहीं था? उसकी डेथ होने के बाद कौन पेशवा बना? नारायण राव उसका भाई बनना चाहिए, क्योंकि उसका भी कोई भी लड़का नहीं था, तो उसका भाई बनेगा, ये तो नॉर्मल है। अब ये जो रघुनाथ राव, इनका कोई कजिन नजर आया दूर का, ये किसको मार देगा? नारायण राव को। नारायण राव को मार के खुद जो है पेशवा बना। अब ये जो है पेशवा बना, सही तरीके से बना कि गलत तरीके से? गलत तरीके से। तो यहाँ पे जो बाकी मराठा चीफ्स होते हैं, ये पेशवा एक मराठा चीफ था, पेशवाशिप जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और भी उनके वहाँ पे ग्रुप होते हैं मराठास के, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसी दौरान गंगाबाई जो महादेव राव की बीवी है, उसको एक लड़का भी पैदा होगा। अब लड़का पैदा होते ही अब एक्चुअल रूलर या पेशवा कौन बन गया? ये लड़का, है कि नहीं? हक तो इसी का बनता है। तो ये जो बाकी मराठा चीफ्स थे वो मिल के एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप का हेड कौन होगा? नाना फडणवीस। अब वो नाना फडणवीस सब क्या करेंगे? इस बच्चे को जो है अब उसका हक दिलाने के लिए एकजुट हो जाएंगे, और रघुनाथ राव को वो लोग क्या चाहेंगे? वहाँ से हटा के इस बच्चे को बिठाना है। भले ही नाम का सही, लेकिन राजा तो रहेगा। भले ही ये लोग इसके बड़े होने तक कुछ सालों के लिए ये लोग देख लेंगे, इस तरह से। फिर रघुनाथ राव जो है जब उसने देखा कि ये लोग इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से रघुनाथ राव किसकी मदद लेगा? ब्रिटिश की। अब ये सब मराठा बम्बई में है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पास ये मदद के लिए जाएगा। तो मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ ये ट्रीटी करेगा। कौन सा ट्रीटी करेगा? ट्रीटी ऑफ सूरत। यहाँ पे देखा है, ट्रीटी ऑफ सूरत 75 में ट्रीटी ऑफ सूरत करेगा रघुनाथ राव और बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ। और हमने कहा कि बम्बई प्रेसिडेंसी उस टाइम पे किसके अंडर आती थी? बंगाल के। तो जब बंगाल को पता चला कि बम्बई प्रेसिडेंसी ने किसी के साथ ट्रीटी करी है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वो उस ट्रीटी को कैंसिल करेगा। फिर बंगाल प्रेसिडेंसी अलग से एक ट्रीटी करेगा, किसके साथ? नाना फडणवीस के साथ। उस ट्रीटी को क्या बोलेंगे? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर के चलते जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो एक्चुअल पेशवा किसको मानेगी? नाना फडणवीस को, या उस छोटे बच्चे को। वहीं असली पेशवा है दक्षिण। और इस तरह से रघुनाथ राव को वो लोग हटा देंगे, बोलेंगे भाई तू पेशवाशिप से हट जा, तेरे को हम थोड़ा बहुत पेंशन दे देंगे, तू उसी में रह ले। असली पेशवा ये बच्चा है, उसके बिहार पे नाना फडणवीस पेशवा रहेगा। क्लियर? हाँ। अब यहाँ पे रघुनाथ राव का जो है स्टोरी खत्म है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरी आती है आगे। कहाँ पे हमारा? अब आगे आएगी स्टोरी अराउंड, फिर हम पहुँचेंगे 1795 पे। ठीक है? 1795 का क्या होगा? ये जो बच्चा है ये सुसाइड कर लेता है। अब वो कुछ 6-7 साल जो भी है मार देते हैं, जो भी है बुक्स में लिखा है सुसाइड करेगा। ये जो है सुसाइड करेगा कब? 1795 को। उसके बाद अराउंड 1800 में जो नाना फडणवीस है उसकी भी डेथ हो जाती है। अब पेशवाशिप का जो पोजीशन किसके पास था अभी तक? उसके डेथ होते ही अब रघुनाथ का बेटा बड़ा हो गया है, वो उसको एकदम से जब्त करेगा। जब्त बचा, हड़प बचा, उस टाइप का। तो अब जो पेशवाशिप में अब यहाँ पे ये ज़बरदस्ती बैठा कि नहीं बैठा? हो सकता है इस नारायण का कोई लड़का हो उस वक्त जो हकदार है असल में। इसके लड़के तो नहीं है, वो तो मर गया, तो इसका लड़का अगर कोई होगा तो वो हकदार है कि नहीं है? लेकिन इनका तो हक ही नहीं बनता है ना। तो अब ये हड़प करता है, तो यहाँ पे ये लोग जो है उसके अगेंस्ट बाकी जो मराठा चीफ थे खड़े हो जाते हैं, और ये फिर जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी से मदद मांगने, सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा। इस तरह से स्टोरी हमारी हो गई। फिर हमने यहाँ पे आए, हम कहाँ पे आए अब हम आते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। अभी हमने बोला यहाँ पे 1802 में सब्सिडरी अलायंस साइन किया था बाजीराव टू ने, उसके चलते सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होती है और वो ख़त्म होती है 1805 में। यहाँ तक क्लियर है? अब हम पहुँचते हैं 1817 के टाइम पे। इस टाइम पे जो बाजीराव टू था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने जो उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ मिला था वो मैंने गलत किया था। मान लो इस सोच की बसाएं, जैसे कि अभी हम लोग एक ग्रुप है, नाता एक फैमिली है, ग्रुप है। अब ग्रुप में थोड़ा टसल तो होता रहेगा, ठीक है? मान लो 5 भाई है, 100-200, अब खूब खुंती का थोड़ा मतलब टसल रहेगा। अब एक भाई जो है उस टसल के चलते कोई मतलब खानदान खुंटी फैमिली दुश्मन है, वो मिलाई छाना गचुक चिछा कुछ उस तरह से सोचो। अब ये 5 भाई थे, 5 भाई में से जो बाजीराव टू एक भाई था वो किसके साथ मिला? दुश्मन के साथ। फैमिली का जो दुश्मन है मेन, उसके साथ मिला। अब बाकी भाइयों को वो चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी।
अभी तो वो मिल गया, फिर सेकंड मराठा वॉर को सौंधे। आगे जाकर इस भाई को एहसास हो गया भाई जो भी थे मेरे भाई थे, मतलब गचुक चिन्ह राई दिंदा राई दिन दिन दे दुश्मन तो को सची ना एट एट मतलब कितना भी बुरा हो फील होता है, अपना जो होता है तुम्हारा फील छाट दे। तो उसको ये अब एहसास होगा कि मैंने जो ट्रीटी साइन करके अंग्रेज़ों के साथ मिला था गलत किया था ज़रे। अब वो अपनी गलती को दोहराने के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ने की कोशिश करेगा। अब और अंग्रेज़ों की उनके अंडर फौज है ऑलरेडी, तो उनको भगाने की कोशिश करेगा। तो उसी से हमारा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट था। वो कब स्टार्ट होता है 1870 में और वो एंड होता है 1890 में। और इस वक्त जब ये थर्ड मराठा वॉर होगा उस वक्त जो बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो होता है लॉर्ड हेस्टिंग, एल फॉर लॉर्ड LORD लॉर्ड HASTINGS लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो होता है 1813 से लेके 1823 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। तो इसके टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा। और उसी दौरान यहाँ पे एक बैटल भी होता है, बैटल ऑफ खिड़की, बैटल ऑफ खिड़की। इस बैटल में जो है बाजीराव टू को जो है वो हार जाता है ब्रिटिशर्स से। हारने के बाद यहाँ पे 1818 होगा, कहीं पे 19 होगा। फिर यहाँ पे वो लोग ट्रीटी ऑफ पूना साइन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीटी ऑफ पूना साइन करने के बाद जो ब्रिटिशर्स है वो जो है बाजीराव को एकदम सप्रेस करेंगे और उसको अपना एक पेंशनर बना के रख देंगे। तो अब यहाँ के बाद बाजीराव अब कोई पेशवा वेशवा नहीं है, वो पेशवाशिप जो था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये ट्रीटी ऑफ पूना 1819 के बाद पेशवाशिप जो है ख़त्म होगी। जो बाजीराव टू था वो क्या होगा? अब एक ब्रिटिश पेंशनर। अब यहाँ पे जो मराठा, यहाँ पे मराठा एम्पायर है और यहाँ पूना, पुणे छोड़ देंगे था, पुणे पुणे तो पुणे में इनका हेडक्वार्टर होता है पेशवा का। तो वहाँ पे अब जो पेशवाशिप का पहला एक टाइटल था उसके पास, वो मैं पेशवा हूँ जरे। अब वो कोई पेशवा वेशवा नहीं रहा, वो जस्ट एक पेंशनर रहा। किसका? अब ब्रिटिश उसको थोड़ा पेंशन दे देगी और वहाँ पे बैठा के रखेगी बस। अब क्या होगा उसके बाद? स्टोरी एंड यहाँ पे। तो इस तरह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हो गया। तो क्लियर सॉन्ग। अब यहाँ पे अगर मुझे बताओगे आप तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब कब हुआ था? 1775 से लेके 82 तक। और 82 में कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सलबाई होगी। इसी तरह सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर सूरत स्टार्टिंग में होगा, एंड एंड हिस्सा। इसी तरह 1802 से 1805 के बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है और वो एंड किससे होती है? ट्रीटी ऑफ राजगाट। क्लियर है? इसी तरह थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब होती है? 1817 से लेके 1819 और वो एंड किससे होती है? ट्रीटी ऑफ पूना। ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। इस टाइम पे कौन था? वेलेस्ले, WLLS वेलेस्ले था। और इस वक्त कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहाँ पे जस्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इस तरह से हमारे 3 एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो भी था वो ख़त्म हो गया। तो इसका मैं कल एक टाइमलाइन अलग से बनाऊंगा जिसमें तुमको एंग्लो कार्नेटिक वॉर इकनता से यहाँ तक के बीच में हर एक इवेंट का एक टाइमलाइन सोचता आ गया। आज तो नहीं हो पाएगा, कल मैं वो करूँगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? वॉर होंगे थे सब दिख दे। अब हम पूछेंगे, अब ब्रिटिश पॉलिसीज़ का हम पढ़ रहे थे, सब्सिडरी अलायंस हमने पढ़ लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। अब दीवानी राइट्स यहाँ पे देखो, अब 1765 में कौन सा ट्रीटी हुआ था? इलाहाबाद। तो उसके चलते उनको क्या मिला? दीवानी राइट मीन्स टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिल गए थे। टैक्स कलेक्शन, अब जो टैक्स था वो किससे कलेक्ट करेंगे? तो उस वक्त एक्चुअल जो टैक्स पेमेंट करने वाले होते थे वो पीजेंट्स होते थे। कौन होते थे? पीजेंट। उस वक्त मेन एक्टिविटी क्या थी? एग्रीकल्चर। दक्षिण अंग सैलरी होती, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, GST VST होता। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। अब इसके बाद जो है ये जो दीवानी राइट्स मिलता है तो ब्रिटिशर जो है अब टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे। तो अब उसी के रिलेटेड यहाँ पे उसको हम बोलेंगे लैंड रेवेन्यू। तो उस वक्त मेन रेवेन्यू कहाँ से आता था ब्रिटिशर्स को? लैंड में। लैंड में जो किसान काम करेंगे उसमें से कितना निकलता है उसका थोड़ा पार्ट किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स को। तो इसी को हम बोलेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इसी दौरान लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे जब हम आएंगे, अब यहाँ पे देखो, इनको यहाँ पे दीवानी राइट्स मिला, उस वक्त बंगाल में मिला था। ये कहाँ पे मिला था? बंगाल रीजन में। तो इन्होंने बिल्कुल लूट मार मचा दिया
उसी के चलते फिर आगे जाके बंगाल में 1770 जब आता है तो वहाँ पे एक ग्रेट फेमाइन आ जाता है। कहाँ पे? ग्रेट फेमाइन आता है बंगाल में। तो कल को यहाँ पे पूछा जाता है कि फर्स्ट ग्रेट फेमाइन बंगाल में कब आया था और क्यों आया था जरना? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को टैक्स कलेक्शन का पावर मिला था और वो टैक्स जब कलेक्ट करेंगे तो वो कुछ छोड़ेंगे क्या? उन्होंने जितना जोतना था उन्होंने वहाँ से लूट लिया। तो इसके चलते बंगाल में मतलब फेमाइन सिचुएशन आ जाती है। और आगे जाके हम पढ़ेंगे तो टोटल 3 फेमाइन आते हैं बंगाल में। एक आते हैं 1770 के टाइम पे, इसी दौरान जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। एक आता है आगे जाके 1870 में। एक आता है 1943 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, तब भी एक वहाँ पे ग्रेट फेमाइन आ जाता है बंगाल रीजन में यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब रेवेन्यू सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे 3 रेवेन्यू सिस्टम है। पहला जी दो परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है रियायतवारी सिस्टम, तीसरा क्या है? महलवारी सिस्टम। और यहाँ पे कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक। अब यहाँ पे अगर मैं स्टोरी बताऊँ आपको तो यहाँ पे देखो, पहला हो तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? देखो पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, अगर मैं बनाऊँ परमानेंट सेटलमेंट, इसको बोलते हैं ज़मींदारी सिस्टम भी, ज़मींदारी सिस्टम भी बोलेंगे। अब क्या होगा? देखो यहाँ पे है ब्रिटिश, ये कौन है? इंग्लिश। टैक्स कौन देता है? पीजेंट्स। टैक्स प्राचीन पीजेंट्स, पीजेंट मतलब जिंग अलास वाखन साहब, जो खेत में काम करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? उनको रियोट ट्रांजेक्शन, RYOT, रियोट भी किसको बोलते हैं? जो पीजेंट जो कल्टीवेट करेंगे, किसान आया, किसान जो खेत में काम कर रहे हैं उदून नजरचिन रियोट या पीजेंट्स। अब यहाँ पे मिडल मैन होता है एक, मिडल मैन कौन होता है? इसको हम बोलेंगे जमींदार। तो हो क्या रहा है, जो ब्रिटिशर्स आदमी को जमींदार बोलेंगे, जमींदार बोल के वो एक पूरे एरिया उस आदमी के अंडर देंगे, भाई आज के बाद ये ज़मीन आपकी है, आप इसके ज़मींदार हो, आप इसके मालिक हो। तो ज़मींदार हो गया ज़मीन का मालिक। वो कौन दे देता है? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स एक ज़मींदार को हेल्प करेंगे, मान लो ये पूरा एरिया है। तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या होगा कि एक ज़मींदार को डिसाइड करेंगे, उसको मतलब पूरी ज़मीन उसके पास दे देंगे, तुम अब उस लैंड के मालिक हो। और वो हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी मीन्स अभी तुम मालिक हो उसके, कल को तुम मरोगे तो तुम्हारे बच्चे उसके मालिक हो जाएंगे। तो इस तरह से चलता है। तो उधर चीज़ अच्छी हेरिडिटरी, हेरिडिटरी सचिन मतलब दक्षा अभी आप मालिक, हायरार्की अलग इन हेरिडिटरी अलग इन। हायरार्की हो गया एक मतलब स्वीकी से एंगाती हो ना, ये एक स्ट्रक्चर जो आप दे उनको हायरार्की बोलेंगे। हेरिडिटरी मीन्स अभी आपके पास कुछ है, आपके डेथ के बाद वो किसके पास जाएगी? आपके लड़के के पास। तो ज़मींदार जो है पीजेंट से लाएगा, पीजेंट से ला के थोड़ा खुद रखेगा, फिर बाकी ब्रिटिशर्स को दे देगा। तो दिस सिस्टम पर चीन परमानेंट, एक परमानेंट सेटलमेंट इसलिए बोला क्योंकि जो ओनर है, जो ज़मींदार है वो परमानेंट है। तो इस टाइप का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को उदवार चीन। क्लियर था? और अब क्वेश्चन आता है तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या उसको क्या बोलेंगे? ज़मींदारी सिस्टम किसने लाया था? कॉर्नवालिस लाया था, जो क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था बिटवीन 1784 से लेके 93 के बीच में। ये गवर्नर जनरल था बंगाल का। कॉर्नवालिस का हमने कहीं जगह पढ़ा कि नहीं अभी तक? मीन कोई तो लोचा दूंगा। कॉर्नवालिस इसने लाया था 1793 में लाया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। और इसमें मिडल मैन है यहाँ पे, मिडल। और अब लैंड का ओनर कौन है? जमींदार। ये जमींदार जो है वो लैंड का ओनर है। ये पीजेंट से लाएगा, अपना थोड़ा रखेगा, फिर किसको देगा? ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पे एक मैंने फोटो भी रखा होगा, देखो जमींदारी सिस्टम में क्या हो रहा है। ये बेचारा कल्टिवेट कर रहा है, करने के बाद जितना मान लो इसने 10 kg चावल उगाया, अब उस 10 kg में से मान लो 5 kg टैक्स देना है, तो 5 kg ये यहाँ से लाएगा, 5 kg इसने लाया, तो इसलिए खुद अपने लिए एक रखेगा, 4 kg ब्रिटिशर्स को देगा। तो इस तरह से कुछ सिस्टम को क्या बोलेंगे? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। उसमें ओनर कौन होता है? सब कुछ जमींदार, जो एक मिडल मैन का काम भी करता है। परमानेंट सेटलमेंट क्लियर होते। और क्वेश्चन आएगा इसमें से, किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने। कब लाया था? 1793 में लाया था, ये पॉइंट। उसके बाद सेकंड सिस्टम यहाँ पे क्या है? रियायतवारी सिस्टम। यहाँ पे अगर तुम देखोगे इस पॉइंट को, रियायत मतलब कुछ सुन,
पीजेंट पोंगा तो रियोट आ जाए। जब भी रियोट कीवर्ड सुनोगे ना, इसका मतलब है पीजेंट का ही कुछ है। आगे भी एक रियोट सिस्टम में पढ़ाऊंगा, इसी में उधर का यहाँ पीजेंट आऊँ चिंते। तो रियोट मतलब वो पता सुनते पीजेंट जो काम करता है खेत पे, उधर चिन रियोट या पीजेंट। अब यहाँ पे सेकेंड सिस्टम में क्या होगा देखो, सेकेंड सिस्टम आएगा दूसरा रियोट वारी सिस्टम, RYOT रियोट वारी सिस्टम, रियोट वारी सिस्टम। पहला पॉइंट, ये किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने लाया था। किसने लाया था रियोट वाली सिस्टम? कॉर्नवालिस ने कौन सा लाया था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। थॉमस मुनरो लाता है रियोट वारी सिस्टम। और यहाँ पे अगर इसको हम, ये मैप है हमारा, यहाँ पे कौन सा प्रेसिडेंसी है? बंगाल। यहाँ पे कौन सी है? बॉम्बे। और यहाँ पे कौन सी है? मद्रास प्रेसिडेंसी। वेरी गुड। और यहाँ पे जो 1820 में जो है यहाँ का जो गवर्नर ऑफ मद्रास है, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। गवर्नर जनरल को छोस होते, यहाँ पे गवर्नर ऑफ मद्रास होगा, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे होगा। तो ये दोनों इसके अंडर आते हैं। पोस्ट करना पता चल दे, गवर्नर जनरल से बना छोस हूँ, गवर्नर से बना सुनसरिक होते। तो यहाँ पे 1820 में मद्रास में गवर्नर ऑफ मद्रास होता है थॉमस मुनरो। और ये जो है इस एरिया में एक नया टैक्सेशन लाएगा सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे? रियोट वारी सिस्टम। इसमें रियोट मतलब क्या होता है? पीजेंट्स। इस सिस्टम में क्या होगा? कोई भी मिडल मैन नहीं होगा। जो ज़मीन उगा रहा है, जो पीजेंट है, वही ज़मीन का ओनर भी होगा और वही जो है टैक्स ला के सीधे गवर्नमेंट को दे देगा। मिडल मैन का कोई है ही नहीं। तो ये हो गया रियोट वाली सिस्टम। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अब फार्मर है, उगा रहा है, इसको हम रियोट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियोट है, खुद उगाएगा। मालिक कौन है अब यहाँ पे? ज़मीन का पीजेंट खुद ज़मीन का मालिक बना। जिस ज़मीनी मालिक को यहाँ पीजेंट खुद है, खुद उगाएगा और जितना परसेंटेज टैक्स रखा है वो टैक्स लाके किसको देगा? ब्रिटिशर्स को। तो रियोट वाली सिस्टम में ज़मींदार का जो मिडल मैन का काम था वो ख़त्म कर दिया, एकदम कोई मिडल मैन नहीं रहा। तो उदो अच्छी सचिन रियोट वाली सिस्टम। तो ये क्वेश्चन अब आएगा, रियोट वाली सिस्टम क्लियर सुन दे, कब आया था? किसने लाया था? कहाँ पे लाया था जरना? साउथ इंडिया में भी, वो इसको साउथ इंडिया में बोलता तो या मद्रास में लाया था। किसने? थॉमस मुनरो ने लाया था। अगर इसमें एक और नाम आएगा, अलेक्जेंडर रीड सचिन, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, अलेक्जेंडर REED। इसने इस थॉमस मुनरो के टाइम पे ये जो है एक उसका मेंबर होगा खास, इसने आइडिया दिया था लाने को। तो कल को अगर इसका नाम भी आता है तो साथ में कंफ्यूज नहीं होना, अलेक्जेंडर रीड भी आ सकता है रियोट वारी सिस्टम में। क्लियर सुना दी पॉइंट को। इसी तरह फिर तीसरा यहाँ पे भी देखो, रियोट वारी सिस्टम में क्या हो गया? मिडल मैन, यहाँ पे मिडल मैन हट गया। देखो यहाँ पे अब पीजेंट जो है सीधा देगा किसके साथ? ब्रिटिशर्स। तो ये अच्छा है कि नहीं है? नहीं तो मिडल मैन क्या करता है? काम तो कुछ नहीं कर रहा था, खाली लूट रहा था, बिल्कुल इस तरह से। फिर लास्ट में आएगा महल वारी सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, महल को मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कुछ स्पेस कहाँ है? महल वारी सिस्टम। क्यों लास्ट में MAHAL? महल वारी सिस्टम। महल जर्चीन एक गांव को, मतलब एक दक्षिण विलेज में था, इसी तरह एक गांव को, एक एरिया को वो लोग डेजिग्नेट करेंगे, उसको बोलेंगे महल। जर्चीन ये एक गांव भी हो सकता है या एक दो गांव भी हो सकते हैं, एक पूरा एरिया चेंजेस महल। अब उस एरिया में जो है टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेगा? देखो अब उस एरिया में क्या होगा कि यहाँ पे एक विलेज कमेटी बनाएंगे, ये लोग विलेज कमेटी बनाएंगे। अब यहाँ पे होगा कि पीजेंट है यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है, पीजेंट दे देगा किसके पास? विलेज कम्युनिटी का जो हेड है, विलेज एक कम्युनिटी है, वो ज़मीन को देखेगी क्या चीज़ें हैं ये सब, उसका जो हेड होता है दसंगति यूज होता है हेड को सुन पंचायत गति हेड को नंबरदार हमें बता नंबरदार, वो तो यहाँ पे वो नंबरदार का सिस्टम यहाँ पे आएगा, नंबरदार दे। तो नंबरदार विलेज का हेड हो गया। अब जो लैंड ओनर होंगे वो यहीं पीजेंट ही होंगे, यहीं उगाएंगे, यहीं ग्रो करेंगे। फिर ये लोग ला के देंगे नंबरदार किसको देगा? ब्रिटिशर्स को। तो अब यहाँ पे एक विलेज कमेटी है जिसका हेड होगा नंबरदार, वो कलेक्ट करके दे देगा किसको? पीजेंट्स को। और ओनर कौन रहेगा यहाँ पे? ओनर तो पीजेंट ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे जो ज़मींदार का रोल यहाँ पे भी
नहीं होता है। तो यहाँ पे कलेक्ट करके ब्रिटिशर को कौन दे रहा है? नामदार। और इसको महलवारी सिस्टम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पूरे एरिया को महल जरे डेजिग्नेट बताया। महल मीन्स यहाँ पे एक विलेज भी हो सकता है या एक से ज़्यादा विलेज भी आ सकते हैं, तो महलवारी सिस्टम उसको बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो महलवारी सिस्टम में जो टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका है? नामदार का। लैंड ओनर कौन है? पीजेंट खुद है यार, रियोट तांजरना डिक्चिन दे। और ये चीज़ अब इसको एक्चुअल में पहले थोड़े टाइम के लिए एक बंदे ने लाया था, अराउंड 1822 में लाया था, मैकेंजी किसी ने लाया था, एक मैकेंजी का तो ना का, तो इसका बोल्ट मैकेंजी कुछ नाम होगा। उसने इस चीज़ को पहले एक्सपेरिमेंट किया था इस यूपी साइड में। यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे जो यूपी एरिया में तदी साइड ला, यहाँ पे इसने ये सिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था। फिर आगे जाके 1833 में, कब? 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है वो होता है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग कौन होता है? ये जो विलियम बेंटिंग बंदा है ये होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये होता है 1828 से लेके 1835 के बीच में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। और उसी के टाइम पे 1833 में ये कौन सा नया रेवेन्यू सिस्टम लाएगा? महलवारी सिस्टम लाएगा। किसने लाया? 1833 में इसने। तो कितने सिस्टम हमने पढ़ा? 3। पहला वो चीज़ है जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा रियोट वारी सिस्टम, तीसरा महल वारी सिस्टम। और पहला किसने लाया था? यहाँ पे देखो इस फोटो को, पीजेंट यहाँ पे बना रहा है, जो भी उगा रहा है ये सब टैक्स ला के किसको दे रहा है? लामादार को। फिर लामादार जो है वो किसको देगा? ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का काम किसका है? लामादार का। लेकिन लैंड ओनर कौन होता है? फार्मर या पीजेंट जो भी है, इस तरह से हम बोलेंगे ये चीज़ है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन रखा है या क्वेश्चन होता ना खिंता, ये पॉइंट क्लियर कर, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये 3 सिस्टम हो गया। उसके बाद एक और सिस्टम आता है निच कल्टिवेशन। निच कल्टिवेशन मतलब कुछ सुन देखो, एक यूचीन कैश क्रॉप, एक यूचीन कमर्टेन द क्रॉप मतलब फूड क्रॉप। अब उस टाइम पे निच कल्टिवेशन जब बताते हैं, निच कल्टिवेशन होता है, इसको बोलते हैं कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो क्रॉप। क्या हो गया? कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो क्रॉप। इंडिगो क्रॉप कुछ मतलब जैसे कि अभी तो खिला दी चीज़ डाई करते ना, डाई बचा रंग का मत दे, तो ये एक डाई क्रॉप होता है जो उस वक़्त कपड़ों की इंडस्ट्री में कलर करने के लिए यूज़ होता था। इसको खाने वाने से कोई रिलेशन, तो ये कमर्शियल क्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? दाक्सांग हती का मान के चलो यहाँ पे खाने की प्रोडक्शन और बहुत कम है, तो हमको कौन से क्रॉप ग्रो करना चाहिए? फूड क्रॉप, ताकि जो अपना सर्वाइवल वो हो सकेगा। तब बाहर ना डिपेंडेंट माछा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब उसकी जगह पे आपको कोई ज़बरदस्ती कैश क्रॉप उगाने को बोलेगा तो उस टाइप का। तो यहाँ पे नीच कल्टिवेशन जर्चिन किस चीज़ को उगाने के लिए? इंडिगो। तो उस वक्त जो फार्मर्स है वो चाहते थे कि हम फूड क्रॉप उगाएं, राइस उगाएं, वीट उगाएं, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको मजबूर करते थे किस लिए? इंडिगो क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो उदो अच्छी जर्चिन नीच क्रॉप। अब यहाँ पे इसमें 2 नीच कल्टिवेशन जर्चिन। अब ये एक लैंड है, ठीक है। अगर ये लैंड ब्रिटिशर का है, मान के चलो मैं एक ब्रिटिशर हूँ, मैंने यहाँ पे एक 10 कनाल का प्लॉट खरीद लिया। खरीद के फिर मैंने वहाँ पे कुछ किसानों को काम पे रखा इंडिगो ग्रो करने के लिए। तो उदो अच्छी नीच कल्टिवेशन। क्लियर? हाँ, नीच कल्टिवेशन मतलब इंडिगो क्रॉप ग्रो बचा। अब मैंने एक कनाल यहाँ पे लैंड खरीदा, मैं हूँ ब्रिटिशर, अंग्रेज़ हूँ, मैंने एक कनाल लैंड खरीद लिया और वहाँ पे मैंने किसानों को लाया, काम पे रखा, उनसे मैंने वहाँ पे इंडिगो ग्रो कराया। तो उदो सॉन्ग नीच कल्टिवेशन। दूसरा होता है एक रियोट, RYOTI, रियोटी सिस्टम देती हैं। इसमें क्या होगा कि मान के चलो पुइन में ज़मीन है कि नहीं है, अब वहाँ पे पुइन की जो ज़मीन है वो उनकी अपनी है, वहाँ पे जो फार्मर्स है उनकी अपनी है। अब मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि भाई तुम इंडिगो ही उगाओ। मालिक कौन है ज़मीन का? पुइन पखुनता। और उनको मैं फोर्स कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ किसी भी रीज़न के थ्रू कि तुम जो है इंडिगो उगाओ। उदो चीन रियोटी सिस्टम, जहाँ पे रियोट पूछी सो पीजेंट पर ज़बरदस्ती फोर्स बचुक से ना क्या उगा रहा है? इंडिगो उगाना है। क्योंकि मैं हूँ अंग्रेज़,
मुझे खाने का कोई कमी है क्या? मेरे को तो ऐश ही ऐश है। अब ये है बेचारा आम आदमी, उनको क्या है, जो वहाँ पे उगाएगा वहीं खाएगा। मेरे को तो अच्छा खासा पैसा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंडिगो ग्रो करके यूरोप में लेता हूँ, यहाँ से 10 रुपये में इंडिगो ग्रो करके यूरोप में 1000 रुपये में भेज रहा हूँ। तो गान अच्छी सुन, प्रॉफिट ही प्रॉफिट सुन रहे, तो मैं उनको फोर्स करा के भी ग्रो कराऊंगा। अब क्या होता है, अब यूँ मान लो कि पोइन लमान अजान कहा सुन, क्या हुआ, कहा सुन, और वहाँ पे अब क्या पोइन पे ना ज़रा हाँ मैंने दे, चलो ठीक है। अब वहाँ पे कह दो गया। अब जो वहाँ के पेजेंट्स वो क्या चाहेंगे, खाना ऑर्डर कहाँ से करेंगे, उगाएंगे ना, वीट राइस उगाना चाहेंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, उन पे फोर्स करके इंडिगो उगाने के लिए कह रहा हूँ। तो क्या होगा इसके चलते, मतलब बर्दाश्त है चीज़। कुछ टाइम के बाद तो वो लोग भी भूखे भी मरना है, लड़ के भी मरना है, ना लड़ के ही मरेंगे तो शहीद अच्छे चांसेस रहे। अब वो खड़े होंगे, इस तरह से एक रिवोल्ट हो जाता है। तो उर्दू दरचीन 1859 में कब होता है, 1859 में, मतलब हालत ऐसी होती है बंगाल में, अंग्रेज़ जो है लोगों को फोर्स कर रहे हैं इंडिगो उगाओ, और उनको अपना खाना अच्छे से मिल नहीं रहा है, तो वो लोग इस चीज़ को लेकर रिवोल्ट करेंगे। उर्दू चीज़ इंडिगो, तो ये इंडिगो रिवोल्ट पूछू था। तो इंडिगो रिवोल्ट कब होता है, ज़रा क्वेश्चन हो ना। 1859। हाँ, और स्टोरी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, अब तुमको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे इसी पे क्वेश्चन है, ये देखो यार। अब हिंदी पार्ट पहुँचते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया था, किसने किया था, कॉर्नवेलिस अंडर द महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम हमने पढ़ा था। चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू कलेक्टिंग का चार्ज किसका था, विलेज हेड, रियोट योचिन रियोट वारी का। महल पूछी हूँ, महल मतलब एरिया, एक गांव या दो गांव को मिला के क्या बोलेंगे, एक महल। तो वहाँ हर एक महल में एक कमेटी बनाया था, विलेज कमेटी जरे, उसका जो हेड था, नंबरदार था, अब वो कलेक्ट करेगा जिसका, तो जो विलेज हेडमैन है वो कलेक्ट करेगा। तो उदू चीज़ हूँ महलवारी सिस्टम का सोदे। इसी तरह थॉमस मुनरो हमने पढ़ा। थॉमस मुनरो ने कौन सा लाया था, रियोट सिस्टम लाया था। कहाँ पे लाया था, साउथ में, मद्रास में लाया था। वो खुद मद्रास का गवर्नर था कि नहीं था। तो 1820 में थॉमस मुनरो ने साउथ में लाया था रियोट वाली सिस्टम। अब चीज़ें क्लियर हो रही है, क्वेश्चन बना खिलता ज़्यादा क्लियरिटी हो दूँ। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऊपर भी है क्या, ये देखो। हु इंट्रोड्यूस इट रियोट वाली सिस्टम इन इंडिया। रियोट मतलब पूछो तुम जो टैक्स कलेक्ट कर, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज फर्स्ट टू हैव कंक्लूडेड विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी किस परमानेंट सेटलमेंट का विलेज कमिटी कर नहीं हो। हाँ, गा सिस्टम ही कौन उसमें, महलवारी सिस्टम का। महल पोसोंदे विलेज मतलब को महल को मतलब पुखरा सोंग विलेज, या एक एरिया को हमने डिक्लेयर किया महल जब ना उदे को विलेज कम्युनिटी क्यों चिन क्लियर सोंदे। महलवारी सिस्टम महसूस कौन पे 1833 में विलियम बेंटिंक ने लाया था। इसका एक कॉपी में अच्छे से शॉर्ट नोट रिचर्च या नोट मैंने शॉर्ट इन द सेंस एक छोटा सा पेज में सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये देखो यहाँ पे मैं इसको लाया था 1793 में कॉर्नवेलिस ने लाया था। इसको लाया था 1833 में विलियम बेंटिंक ने। रियोट वाली सिस्टम लाया था 1820 में थॉमस मुनरो ने। ये 3 सिस्टम है, बस पॉइंट इतना याद रखने, बाकी कुछ नहीं है। अब इसी तरह इन क्वेश्चन को, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड महल वाज रेवेन्यू स्टेट विच में भी, महल मतलब कुछ में विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज लैंग्वेज महल, जैसे महलवारी सिस्टम में। तो ये इसका आंसर हुआ। इसी तरह फेमाइन आया था, टेरिबल फेमाइन आया था बंगाल में फर्स्ट टाइम, कब आया था, 1770 दिखा दे
1765 का क्यों ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो था उसमें ब्रिटिशर्स को क्या राइट्स मिले थे? दीवानी राइट, टैक्स कलेक्शन में राइट को थे। उसके मिलते ही ब्रिटिशर्स ने जो है अंधाधुंध बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करके टैक्स लेना शुरू किया और उसके चलते कुछ सालों के बाद 1770 तक बंगाल में क्या आ गया? फेमाइन आ गया। वीडियो को देखो और देखा ठीक बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने ये पॉइंट बता दिया था। उसके बाद कहाँ चला गया ये देखो। हाँ रियोट हाँ चलो निच सिस्टम को करें। हाँ निच सिस्टम फार्मर वेयर आस्क्ड टू ग्रो इंडिगो, ये तो क्लियर है। ऑफ हाउ मनी परसेंट? अब यहाँ पे देखो मैंने बोला निच सिस्टम में दो टाइप थे। एक में क्या था, ज़मीन तो ब्रिटिशर्स की होती थी, उस पे पीजेंट्स को लाके इंडिगो ग्रो करा देते थे, उर्दू सॉन्ग एक टाइप का निच सिस्टम। दूसरा निच सिस्टम में क्या था, उसको हम रियोटी सिस्टम आते थे। उसमें क्या होता था कि ये एक पीजेंट की लैंड है, उसकी अपनी लैंड है, तो पीजेंट को फोर्स किया जा रहा था कि भाई तुम इंडिगो उगाओ जरे। तो उस वक्त वहाँ पे 25% उसको कम से कम मिनिमम 25% लैंड में आपने इंडिगो उगाना है जरे। मिनिमम 25%, 1/4 समझो 25% हो गया ना, तो वो मिनिमम 25% इंडिगो उगाना था जरे। यहाँ पे और एक क्वेश्चन कहाँ गया? अलेक्जेंडर रीड कौन सा सिस्टम लाया था? रियोट वाली सिस्टम। किसके साथ मिलकर लाया? थॉमस अलेक्जेंडर रीड पुनः थॉमस मुनरोस क्यों स्पिन रियोट वाली सिस्टम क्यों स्पिना? इसी तरह यही क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह जस्ट नॉट ए कमर्शियल क्रॉप वो हो गया जो हम बाजार में बेचने के लिए ग्रो करते हैं। फूड क्वेश्चन पुछला मेहरून राइस राइस छाड़ दे। शुगर केन को तुम बाजार में लेके शुगर में कन्वर्ट करके राइस मेनली हम खाने के लिए उगाते हैं। एक्सेस में दासा गाते करगिल लचवा दिया फेंक आते वीट ग्रो बात दे शिलिक तबें दो ग्रो ची बात शिलिक ची ग्रो बात चाहे इतना जमीन दो चीज देतो जब पता नास ना फे जाते फे खुलाक जर में जाता एंड में हम फे खुलाक जो संगाते जाते खुलाक से चोम क्यों मत बदलला नहीं लाते ना, वो हम अपने लिए बनाते हैं। तो उधर सॉन्ग फूड क्रॉप। लेकिन शुगर केन की चीज़, शुगर केन ग्रो हो गया तो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको फैक्ट्री में लेना पड़ता है। फैक्ट्री का खेलना फैक्ट्रियाँ उधर कन्वर्ट शायद शुगर ही का देखा उधर शुगर तो चोम खेलती शुगर तम तो यूज़ होगा जैसे खंगमा कितना यूज़ करेंगे, इस जगह कॉफ़ी कितना यूज़ करेंगे। इस सर इंडिगो ये तीनों है कमर्शियल क्रॉप। ये हो गया फूड क्रॉप सॉन्ग राइस को। इस जगह महात्मा गांधी लॉन्च अ मूवमेंट इन चंपारण टू स्टॉप इंडिगो प्लांटेशन। दियो से पॉइंट को ये एक पॉइंट सुनो देखो। इंडिगो प्लांटेशन हो रहा था, फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो कराने के लिए बोला जा रहा था। फिर क्या होता है, ये हो गया इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है ना। यहाँ पे है बिहार तो का बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। चंपारण में क्या होता है 1917 में, कब 1917 में चंपारण में जो पीजेंट्स है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं कि हम इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे, तुम लोग ना हमको पैसे देते हो, ना हम अपने लिए कुछ खाने का क्रॉप ग्रो कर पाते हैं, ना इतना पैसे देते हो कि हम बाजार से ला सके, तो हम उगाएंगे ही नहीं। जरा रिवोल्ट था। रिवोल्ट होने के बाद अब 1970 में महात्मा गांधी होता है इंडिया में। जब गांधी को ये बात पता चलती है कि वहाँ पे फार्मर्स के साथ ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे हैं, तो गांधी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो उधर चंपारण मूवमेंट ये होता है 1917 में।